कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली ये क्या चीज़ है? अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी अगर चाहे तो अपना कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाई? इसको दूसरा नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. Why will a company go into internal reconstruction? What is capital reduction? फर्स्ट उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझो आप. क्या होता है ना कि कंपनी हो सकता है पिछले कई साल से लॉसेस में चल रहा है. कंपनी अगर लॉसेस में चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? उसका रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस का नेगेटिव बैलेंस क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते रहेगा. स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस धीरे धीरे हर साल बढ़ते रहेगा. कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग अ कैश क्रंच, कैश क्राइसिस, लिक्विडिटी प्रॉब्लम. मतलब कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा है. कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स जिनका डिबेंचर्स का ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन आ गया उनको रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है. डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट का रीपेमेंट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कंपनी के पास में पैसा नहीं है. वैसे देखो तो कैश क्राइसिस होना एक अलग बात है, लॉसेस होना एक अलग बात है. हो सकता है लॉसेस होने के बावजूद भी कंपनी के पास में लिक्विडिटी हो, बट मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंपनी के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी है एंड इधर लॉसेस भी बढ़ते जा रहा है. ऐसा कंपनी अगर किसी से पैसा उधार मांगने जाएगा कि हमको थोड़ा पैसा दो ताकि हम रिवाइव हो सकें, कोई पैसा देगा? कोई भी लोन देगा ऐसे कंपनी को? आप ऐसे कंपनी को लोन दोगे जिसको मालूम है वो जो कंपनी लॉस में जा रही है, जो ऑलरेडी अपने लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर रही है, जो ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर पा रही है, कैश क्राइसिस है, उस कंपनी को आप लोन दोगे क्या? या आप किसी बैंक के मैनेजर होगा, आप लोन दोगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे आप. सेकेंड प्रॉब्लम इज ऐसा कंपनी अगर फर्दर शेयर्स इश्यू करना चाहेगा तो कोई उनका शेयर्स लेगा? कोई भी उनका शेयर्स भी नहीं लेगा, राइट? तो ऐसे केस में उस कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचता है. उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के मालिक, कंपनी के एक्चुअल ओनर्स जो है ना, उनके पास दो ही ऑप्शन बचता है. या तो कंपनी को शमशान घाट ले जाया जाए, दी एंड, मतलब वाइंड अप करो, कंपनी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, कहानी खत्म. एंड इफ नॉट दैट, बिकॉज वो उस ऑप्शन में क्या होगा? शेयर होल्डर्स का पूरा पैसा ही डूब जाएगा. शेयर होल्डर्स को कुछ भी फायदा नहीं होगा. उन्होंने जितना पैसा दिया भी था वो पैसा भी डूब जाएगा. हाँ या ना? तो दूसरा ऑप्शन है कि शेयर होल्डर्स जो अभी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आगे आकर के कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करनी होगी. अब वो लोग रिवाइव कैसे करेंगे? उसके लिए रास्ता है कैपिटल रिडक्शन का. क्या होगा? दैट जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी एंड एक प्रपोजल पुट किया जाएगा कि सपोज मान लेते हैं कंपनी के, बहुत छोटा सा फिगर ले रहा हूँ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप. मीटिंग में हो सकता है ये डिसीजन हो कि शेयर होल्डर्स विल हैव टू फोरगो अ पार्ट ऑफ देयर पेड अप कैपिटल. उनको अपना पेड अप कैपिटल को वेव ऑफ करना होगा, रिड्यूस करना होगा. मतलब उनका ये जो शेयर्स है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप जो है ना, उसको कर दिया जाएगा से ₹6 पेड अप. मतलब 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का ही रहेगा, लेकिन वो जो फुल्ली पेड अप है उसको रिड्यूस करके मान लो 6 रुपया पेड अप कर दिया जाएगा. तो 4 रुपया से इंटू 1 लाख, 4 लाख रुपया से उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा. हाँ या ना? ये डेबिट होने से होगा क्या? इससे दो चीज़ें होगी. शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट करने के लिए कंपनी के पास एक नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा विच हेयर वी विल कॉल द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. एक क्रेडिट बैलेंस इकट्ठा हो गया. उस क्रेडिट बैलेंस से कंपनी एक काम तो करेगा, दैट पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देगा. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये शेयर्स अब पार्टली पेडअप हो गए, 10 रुपये का शेयर है बट 6 रुपये पेडअप, मतलब फिर पार्टली पेडअप हो गया,
तो कंपनी उन शेयर होल्डर से वापस कॉल कर सकता है, कितना रुपए का, 4 रुपये का। उससे क्या होगा, कंपनी के पास में कैश भी आ जाएगा। वो जो कैश आएगा कंपनी उससे अपने क्रेडिटर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर सकता है। कंपनी की गाड़ी वापस शायद ऑन ट्रैक आने लग जाए। कि अभी क्या है, सिंस क्रेडिटर्स को बहुत दिन से अपना पैसा नहीं मिल रहा, वो लोग आपको और माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स को पैसा नहीं दे रहे हैं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे थे कैपिटल रिडक्शन का क्या मतलब है, क्यों किया जाता है एंड कैसे होता है, ये समझ में आ रहा है। किस सिचुएशन में कंपनी कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, कंपनी बीमार कंपनी है, कंपनी इज अ सिक कंपनी, कंपनी लॉसेस में चल रहा है, कंपनी का कैश क्राइसिस है, एक्सटर्नल सोर्स से फंड आने का रास्ता सारा बंद है, कोई नहीं देगा पैसा। तो अब कंपनी के जो ट्रू ओनर्स हैं, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं को आगे आ करके कदम उठाना पड़ेगा कि हम लोग कंपनी को बचाने की कोशिश करें। अब आप बोलोगे सर शेयर होल्डर तो 10 का 10 पूरा दे दिया है, वो अपना कैपिटल रिड्यूस क्यों करने में हाँ बोल देगा। हमने पहले ही आपको बता दिया उसका रीज़न। अगर आप उतना सा हाँ नहीं बोलते हो तो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगा। बंद हो जाएगा तो आपका तो पूरा पैसा डूबेगा, समझ जाओ आप। कि शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट एकदम लास्ट में मिलता है। कंपनी के एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उसके पहले तो डिबेंचर होल्डर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है, बैंक लोन वाले, उनको पेमेंट मिलेगा, उसके बाद में क्रेडिटर्स को पेमेंट मिलेगा। एंड कंपनी तो ऑलरेडी लॉसेस में है, कंपनी का एसेट्स ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी, बेच को उतना पैसा आएगा भी नहीं, क्रेडिटर्स को भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स भूल जाओ कि आपको 1 रुपया भी मिलेगा, तो आपका तो पूरा पैसा डूब रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर है कुछ पैसा और दे करके कंपनी को वापस रिवाइव करने की कोशिश की जाए, राइट। बट अभी जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स से सब कोई बैठे हैं मीटिंग में। अब 2-4 शेयर होल्डर हो ही सकता है ना, हम ही देवो ना, हम नहीं देगा, हम क्यों देगा, हम क्यों रिड्यूस करेगा, हम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हो ही सकता है। तो कंपनी इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजॉरिटी बोलता है वो होता है। कंपनी में अगर कंपनी लॉ में आपने पढ़ा तो आपको याद होगा 2 तरह का रेजोल्यूशन होता है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जिसे 50% या उससे बेसी लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो पास हो जाएगा। बट कैपिटल रिडक्शन सिंस एक सेंसिटिव इशू है, बड़ा इशू है, कुछ बड़े इशूज के केस में कंपनी लॉ ने बोला है स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी, मतलब 75% लोग अगर हाँ बोल देंगे तो वो डिसीजन पास हो जाएगा। अब मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, उसमें से मान लो कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 2000 शेयर्स है, वो बोला हम तो नहीं करेगा रिडक्शन मेरा, हम तो हाँ नहीं बोलेगा, तो भाई तू मत बोल, बाकी लोगों ने हाँ बोल दिया ना, तो डिसीजन तो पास होगा। अब इस आदमी का क्या किया जाए जो ना बोल रहा है, उसके लिए क्या होता है ना, कोर्ट, ये सारा प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होता है, बिकॉज ये सारी मीटिंग्स पास होगी, मीटिंग होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में। तो वहाँ पे जज बोल देगा कि भैया इस आदमी का ये जो 2000 शेयर्स है इसको 3 रुपये दे करके या 2 रुपये दे करके या 1 रुपया दे करके या 5 रुपये दे दो, एंड कोई और जितने शेयर होल्डर्स हैं वो लोग इसका कोई भी शेयर खरीद लो, इसका जिसको खरीदना खरीद लो। अब याद कुछ नहीं कर सकता। अब इस आदमी को 2 रुपये मिल रहा है या 1 रुपया मिल रहा है या 98 मिल रहा है या 5 रुपये मिल रहा है, इसको चुपचाप लेके साइड होना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया। अरे भैया मेजॉरिटी ने जब वोटिंग कर दी है, वो भी 75% लोगों ने हाँ बोल दिए हैं, अब तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। तो बात समझ में आ गया था। अगर कोई आदमी बोले नहीं भी हम तो मेरा रिड्यूस नहीं करेंगे, उस आदमी का क्या होगा, ये बात समझ में आया। कैपिटल रिडक्शन कैसी कंपनी करनी जाएगी, जो कंपनी लॉसेस में है, जिस कंपनी के पास में हेवी लॉसेस हो रहा है पिछले कई सालों से, एंड वो अपने आप इंटरनल कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, राइट। सबसे पहला बलिदान कंपनी के ओनर्स को ही करना पड़ेगा, उसके बाद और भी कई लोग आएंगे लाइन से। सबसे पहले कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही अपना पेड अप शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर द टॉपिक का नाम ही है कैपिटल रिडक्शन। और या फिर इंटरनली कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इंटरनली कंपनी को अपने को ठीक करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल रिडक्शन। ये क्लियर है। नाउ विल टेक अप सर्टेन इलस्ट्रेशंस कि इसमें कैसे होता है। एज अ स्टूडेंट इस चैप्टर में करना क्या है, पहले हम लोग ये भी समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज ही करनी होती है मैक्सिमम केसेस में। हाँ, जर्नल एंट्रीज के बाद में कंपनी की रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी होती है, राइट। और आपको एक लेजर अकाउंट बनाना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक लेजर अकाउंट वो बनाना हो सकता है, दैट्स इट। सो क्या क्या करना अपने को, जर्नल एंट्रीज, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और एक बैलेंस शीट, दैट्स इट। अपने को दिया हुआ क्या रहेगा, कंपनी का एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा ऑन द डेट ऑफ द डिसीजन, एंड उसके बाद नीचे बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा दैट क्या क्या चीज़ कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है,
उसके पे बेस होकर के हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है. दैट्स इट इन दिस टॉपिक. क्लियर? सो हियर वी गो. अब इलस्ट्रेशन लिखो फटाफट. टेक डाउन इलस्ट्रेशंस. अलग अलग सिचुएशन लिख रहे हैं हम लोग पूरा का सम्स नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग. ठीक है, एक एक सिचुएशन का जर्नल एंट्रीज करेंगे. ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, are reduced to, ये लैंग्वेज यूज होती है, are reduced to 1,00,000 equity shares of ₹10 each, comma, ₹6 paid up. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है दैट कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू हम लोग सेम रख रहे हैं, 10 रुपये का 10 रुपये ही रख रहे हैं, बट पेड अप वैल्यू को रिड्यूस करके 10 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं 6. पेड अप वैल्यू सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, मेक श्योर फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रहा है. इस केस में कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹4,00,000. कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,00,000 क्योंकि आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है शायद समझने में. 4 रुपये से हम लोग शेयर होल्डर्स का पैसा खा जा रहे हैं, राइट. कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उतना रुपया कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया. तो एक नॉमिनल अकाउंट है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया. नरेशन बहुत छोटा सा होता है, और पता ही है जब मैं छोटा सा बोलता हूँ समझ में आता है कितना छोटा होगा वो. नरेशन लिखिए, बीइंग 1,00,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, reduced to ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each, ₹6 paid up as per shareholders resolution number dash dated dash confirmed wide VIDE wide court order number dash dated dash. अब आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं. ये छोटा सा नरेशन एक्चुअल में होता है. एज पर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश कंफर्म्ड वाइड कोर्ट ऑर्डर नंबर डैश डेटेड डैश. क्लियर? अभी देखो शेयर होल्डर्स का पैसा हम लोग जो कम कर जो पेडअप जो कम कर रहे हैं ना उसका अलग अलग तरीका होता है. एक जैसे ये हुआ, इस केस में क्या हुआ, फेस वैल्यू तो 10 रुपये का 10 रुपये ही रहेगा, हाँ या ना. पहले भी 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपये रख रहे हैं. हमने क्या किया, सिर्फ पेडअप वैल्यू को रिड्यूस किया, हाँ या ना. पेडअप वैल्यू पहले फुल्ली पेडअप था, अभी वो रिड्यूस होकर 6 रुपये पेडअप हो गया. ठीक है. अभी कभी ये भी हो सकता है दैट कंपनी को हो सकता है कैश की ज़रूरत नहीं है, लॉसेज है, लॉसेज को राइट ऑफ करना है, बट कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है. इन दैट केस हो सकता है कि हम लोग पेडअप वैल्यू भी साथ साथ फेस वैल्यू भी साथ साथ में रिड्यूस कर दे. पेडअप वैल्यू के साथ साथ फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर दिया जाए.
सो दैट शेयर होल्डर से फ्यूचर में कॉल नहीं किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, अभी हम लोग जो नंबर 1 केस के इसमें शेयर होल्डर से कॉल किया जाएगा फ्यूचर में, कितना रुपए का, 4 रुपए का, हाँ या ना। तो कैश इनफ्लो भी होगा कंपनी के आगे जाकर के, आगे जाकर कंपनी फिर कॉल करेगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, पैसा मिलने का एंटर भी होगा। बट हो सकता है, मैंने क्या बोला कि कंपनी को कैश का जरूरत नहीं है, तो हो सकता है हम लोग पेड अप वैल्यू जब रिड्यूस करें साथ साथ में फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर दिया जाए, शेयरहोल्डर्स भी अग्री कर जाए कि हाँ भाई हमारा पेड अप वैल्यू कम कर रहे हो लेकिन हम लोग फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, लेकिन तो हमारा फेस वैल्यू को भी कम कर दो। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड केस ये हो सकता है, ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each, ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, are reduced to ₹1,00,000 equity shares of ₹6 each, fully paid up। ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each fully paid up are reduced to ₹1,00,000 equity shares of ₹6 each fully paid up। यहाँ पे फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो देखा जाए तो शेयर होल्डर का तो 4 रुपये जा रहा है लेकिन फेस वैल्यू चेंज हो जा रहा है। फेस वैल्यू चेंज हो जा रहा है, उसको डिनोट करने के लिए क्या होता है ना, पुराना फेस वैल्यू वाले शेयर कैपिटल को पूरा डेबिट करेंगे, पुराना फेस वैल्यू वाले शेयर कैपिटल को पूरा डेबिट करेंगे टू नया फेस वैल्यू वाला शेयर कैपिटल, जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में तो 4 लाख ही जा रहा है, आपको ये बात समझ में आ रहा है शायद, लेकिन एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ₹10 डेबिट। आप एक काम कर सकते हो, कैपिटल ₹10 के बाद अकाउंट वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट, पूरा 10 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 अकाउंट 6 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कैपिटल अकाउंट 10 लाख पूरा डेबिट, एक जो पुराना वाला लेजर अकाउंट है वो पूरा खत्म हो गया, नया लेजर बन जाएगा। शेयर होल्डर्स का तो 4 रुपये ही कम हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी फ्यूचर में कॉल नहीं कर पाएगा, कंपनी फ्यूचर में कॉल्स नहीं कर पाएगा। क्लियर? तीसरा सिचुएशन एक और हो सकता है, ₹1,00,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, are reduced to, ध्यान से देखना है सिचुएशन को, ₹1,00,000 equity shares of ₹8 each, comma
₹6 पेड अप। समझने की कोशिश करो। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप आर रिड्यूस्ड टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच ₹6 पेड अप। क्या मतलब है? इस सिचुएशन में कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकता है? कितना रुपया कॉल कर सकता है? ₹2 का। अभी शेयर होल्डर्स का कितना रुपया कम हो रहा है? टोटल ₹4 कम हो रहा है कि फुल्ली पेड अप था वो ₹6 पेड अप में कन्वर्ट, ₹4 ही कम हो रहा है। मतलब कैपिटल रिडक्शन में ₹4 ही जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में ₹4 ही जाएगा। सिर्फ डिफरेंस बात समझना, ऊपर वाले एंट्री में इसमें कहां डिफरेंस आ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10 अकाउंट डेबिट पूरा 10 लाख, ठीक है। बस नीचे वाले में ध्यान से देख लेना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹8 रहेगा, लेकिन अमाउंट कॉलम में 6 लाख ही आएगा। ये तो सिर्फ ₹10 और ₹8 खाली डिफरेंट लेजर को डिनोट करने के लिए शो कर रहा है। हमारा पेड अप वैल्यू ही हमारे बैलेंस शीट में आता, को पता होना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सब कुछ बैलेंस शीट में खाली डबल लाइन क्लोज कर देते हैं। हमारा अमाउंट में कौन सा आता है? पेड अप कैपिटल आता है। हमारा पेड अप कितना है? ₹6। फेस वैल्यू ₹8, हम ब्रैकेट में ₹8 लिख रहे हैं, बट बाहर में अमाउंट का कैलकुलेशन 1 लाख इंटू 6 करके आ रहा है। क्यों? 6 इज अ पेड अप अमाउंट। ये ब्रैकेट में जो शो करते हैं ना, ये सिर्फ लेजर अकाउंट को डिनोट करने के लिए, खाली फेस वैल्यू को डिनोट करने के लिए शो किया जा रहा है, बट बाहर में अमाउंट कौन सा आता है? पेड अप। ये समझ में आ रहा है? हम लोग ये जो शो कर रहे हैं ₹10 या ₹8 ब्रैकेट में जो शो कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को डिनोट करने के लिए है, बट अमाउंट का कैलकुलेशन हमेशा पेड अप वाले अमाउंट से आता है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹4 लाख। एनी प्रॉब्लम यहां तक? श्योर है आप? अब देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले शेयर होल्डर्स ने अपना कैपिटल को फोरगो किया, रिड्यूस किया। इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद अब किसका नंबर लगेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ये बोलते हैं ना, भीख मांगने की आदत जब पड़ जाती है ना, बड़ी गंदी आदत होती है, वो आदत छूटती नहीं है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी ने जो भीख मांग लिया, अब आएंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बताया था कंपनी के जमाई होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर बेटा होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है? जमाई राजा होता है। समझते हैं ना सर? जमाई समझते हैं ना? हाँ सर, आप भी तो जमाई बनेंगे। तो अब जमाई राजा को बोला है, भैया तू भी कुछ फोरगो कर, तू भी तो घर का काइंड ऑफ बेटा ही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में क्या होगा? उनका भी हो सकता है थोड़ा पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो, उनका हो सकता है उनको लालच दिया जाए कि देखो बेटा तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड बढ़ा देंगे आगे से, बट अभी थोड़ा पेड अप वैल्यू को रिड्यूस करो। दूसरी बात, प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर आपको याद हो ना, 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे तो कई तरह के होते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। शायद दोनों का डिफरेंस याद होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है ना कि मान लो 2017 में कंपनी को लॉस था, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर में एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर्स का आगे एक प्रीफिक्स लगा रहता है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीफिक्स लगा हुआ रहता है, हाँ या ना? ये प्रीफिक्स क्या शो करता है? रेट ऑफ डिविडेंड। बट डिविडेंड कब? अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हाँ या ना? प्रॉफिट होगा देन द कंपनी इज बाउंड टू पे डिविडेंड, एल्स नॉट। यही तो होता है। वेल 2017 में मान लो कंपनी को लॉस था तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। 2018 में कंपनी को लॉस था, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। 2019 में भी लॉस था, डिविडेंड नहीं दिया। अब अगर 2020 में कंपनी को अचानक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, देन
अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो 2020 में कंपनी इज बाउंड टू पे देम डिविडेंड ऑफ 4 years। 20 का तो देना ही है, प्लस पिछला 17, 18, 19 तीनों सालों का डिविडेंड भी देना पड़ेगा इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बट इन द केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का फंडा होता है रात गई बात गई, भूल जाओ। 2017 में लॉस था, डिविडेंड नहीं मिला तो बेटा भूल जा। 18 में लॉस था, डिविडेंड नहीं मिला, भूल जा। 19 में नहीं मिला, भूल जा। 20 में अगर प्रॉफिट हुआ है आके मुंह मत ताको ज़्यादा। 2020 का तो डिविडेंड दे देंगे, 17, 18, 19 का डिविडेंड भूल जाओ। सेकेंड पॉइंट, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका डिविडेंड तो बाकी है, बट डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना। जैसे मेरा किसी स्टाफ को सैलरी पे करना बाकी है, मुझे मकान का रेंट पे करना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग होता है, वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है हमारी, हाँ या ना। उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करते हैं। बट डिविडेंड इज नॉट शोन, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, अरियर डिविडेंड, rather the word is arrear dividend, that is not shown in the balance sheet. That is always shown as a footnote to the balance sheet because that is a contingent liability and a commitment. Contingent liabilities and commitments are not recorded in the balance sheet. उसको बैलेंस शीट के बाहर में शो किया जाता है एज अ फुटनोट। तो अब अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं एंड पिछले का, अब हम लोग कैपिटल एडिशन के चैप्टर की बात कर रहे हैं, पिछले कई सालों का डिविडेंड देना बाकी है, तो कंपनी प्रेफरेंस होल्डर्स को बोलेगा भूल जा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उनका पहले का डिविडेंड बाकी है। अब हम लोग बात करें, देखो कंपनी बहुत लॉसेस में चल रहा था सब कुछ, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं वापस से कंपनी को रिवाइव करने का। तो जब रिवाइव होगा तो प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट होगा तो आप लोग आके खड़े हो जाओगे कटोरा लेके, बोले भाई हमारा डिविडेंड दो। बोले उसके पहले आप कटोरा लेके आओ, उसके पहले हम कटोरा लेके खड़े हो जा रहे हैं, बोले भाई उस डिविडेंड को भूल जाओ। अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड वो लोग फोरगो करेंगे। लेकिन अब आपको जब अकाउंटिंग एंट्री सोचनी है इसकी, तब एक बात सोचिए, आपको सोचने के लिए मजबूर टाइम दूंगा मैं। अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड तो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता ही नहीं है, हाँ या ना। अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव का तो वैसे भी कहीं रिकॉर्ड होना ही नहीं है, वो तो हमारी लायबिलिटी है ही नहीं कोई भी हालत में। क्यूमुलेटिव वाली भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ या ना, वो बैलेंस शीट के बाहर में। उसको अगर प्रेफरेंस शेयर्स को फोरगो कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्या एंट्री होगा कंपनी के बुक्स में? उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो चीज़ रिकॉर्डेड नहीं है, जो लायबिलिटी रिकॉर्ड, उसको फोरगो कर रहे हैं, तो वो लायबिलिटी तो रिकॉर्डेड है ही नहीं, उसका तो डेबिट या क्रेडिट कोई बैलेंस है ही नहीं, उसको फोरगो करने का कोई एंट्री पास होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। इक्विटी शेयर्स रिलेटेड ये 3 सिचुएशन होते हैं अलग अलग। कमिंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 12%, 50,000 preference shares of ₹100 each are reduced to 13% preference shares of rupees, so 12%, 50,000 preference shares of rupees 100 each are reduced to 13% preference shares of rupees 80 each. अब देखो क्या हो रहा है, उनका डिविडेंड का रेट भी चेंज हो रहा है। 50 शेयर प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपये ईच का, उनका वैल्यू कितना कर दिया हम लोग? 80 ईच। ऑब्वियसली फुल्ली पेड अप है, कुछ नहीं मेंशन, मतलब फुल्ली पेड अप ही है। तो उसका जर्नल एंट्री, ऑब्वियसली पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 50 लाख टू 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
₹80, 80 into 50,000, हाँ या ना, 40 lakhs to capital reduction account 10 lakhs। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है शायद? इजी। नेक्स्ट लिखो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स also agreed to forego their earlier preference dividend which was in arrear for the last 3 years। नो एंट्री, हाँ या ना? ब्रैकेट में अपने समझने के लिए नोट कर लेना। arrears of preference dividend are unrecorded liability they are shown as a footnote to the balance sheet। Full stop। Therefore, no entries will be passed for waiver of these। इनको वेव करने का अलग से कोई एंट्री पास नहीं होगा, ठीक है? फुल स्टॉप। इसी पैराग्राफ चेंज करके इसी में नोट में, हाउएवर इफ द कंपनी is required to pay some part of the arrears of preference dividend, comma, entry will have to be passed for the payment, नाउ इसका एक इलस्ट्रेशन लिखो। there were arrears of fixed cumulative dividend for 4 years on 12%, comma, 1 lakh preference shares of rupees 100 each। Full stop। In the scheme of capital reduction, the
the preference shareholders agreed to forego three-fourths of their arrear dividend on the condition that the balance arrear dividend be paid to them immediately. एंड नहीं, एंड नहीं, छोड़ दो, फुल स्टॉप यहीं तक. चलो अब देखो ध्यान से. कितना प्रेफरेंस शेयर्स है? 1,00,000, लेकिन 100 रुपये ईच का है. तो 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपये ईच का है. मतलब उनका टोटल पेड वैल्यू कितना हो गया? 1 करोड़. उनका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12%. 4 साल का डिविडेंड बाकी है, हाँ या ना? वो लोग 3/4 वेव करने को रेडी है. 3/4 वो लोग छोड़ने को रेडी है. उसके बदले में उनको अभी कितना चाहिए? 1/4 बैलेंस, मतलब 1 साल का. 4 साल का बाकी है, 3/4 वेव करने को रेडी है. मतलब क्या है? 3 साल का वेव करने को रेडी है. 1 साल का बट उनको अभी कभी हाथों हाथ चाहिए. 1 करोड़ के ऊपर में 12% कितना होगा? 12 लाख. 12 लाख कंपनी विल हैव टू पे देम इमीडिएटली. पेमेंट करेगा. अभी ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, हाँ या ना? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट होने का मतलब कंपनी के लिए वो क्या है? लॉस है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट होने का मतलब ये कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा. एंड जैसे आपको याद हो, पार्टनरशिप में जब भी कुछ भी रीवैल्यूएशन वगैरह होता था, जो भी होता था एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट गया तो डेबिट या क्रेडिट करते थे, हाँ या ना? तो वैसे यहाँ पे लायबिलिटीज या एसेट्स को लेकर के यहाँ पे जो भी हमारा डेबिट या क्रेडिट करना है, किसमें करेंगे हम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में करेंगे. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा कि लॉस हमारे लिए 12 लाख रुपया, पेमेंट कर रहे तो बैंक से क्रेडिट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट कितना होगा? 12 लाख. ये 12 लाख अमाउंट समझ में आ गया ना कैसे आया? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था, 100 रुपये ईच का था, उसके ऊपर में 12%, 1 साल का पेमेंट कर रहे हैं आप, हाँ या ना? बिकॉज 3 साल का तो वेव कर दिया वो लोग. ये समझ में आया? अभी ऐसा भी हो सकता है दैट ये अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड वो लोग पेमेंट मांगा. अभी कंपनी ने बोला देख यार पैसा कहाँ है जो दूंगा तेरे को, बाबू बेटा करके मनाया गया उन लोगों को, बेटा मान जा प्लीज़, बेटा मान जा. अच्छा ठीक है. तो लास्ट में वो लोग बोला उतना रुपया का हमको इक्विटी शेयर्स इशू कर दो नया. पैसा नहीं है तो हमको कंपनी का शेयर होल्डर बनाओ, हमको उतना रुपया का इक्विटी शेयर्स दे दो. तो अब सोचिए अब एंट्री क्या होनी चाहिए? इलस्ट्रेशन में लिखा रहा हूँ, फिर एंट्री बताइए क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा. ठीक है, चलो नंबर 7 में लिखो. एज्यूम दैट तो क्या होगा अपना बताओ? एज्यूम दैट in the above illustration 1/4 of the arrears of preference dividend was paid to the preference shareholders
by way of इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा एंट्री, अब उसकी एंट्री नोट कर लो। एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 12 लाख। कोई दिक्कत नहीं शायद, इजी। नेक्स्ट, घर के बेटों से भीख मांग ली, जवाई से भीख मांग ली। अब बाहर वालों का नंबर, अब बैलेंस शीट में और नीचे उतरी, बाहर वाले कौन आते हैं अब बैलेंस शीट में, डिबेंचर होल्डर्स आते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, पहले शेयर होल्डर्स फंड्स होता है, उसके बाद में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन है, डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, और बेटा तुम लोग ऑनलाइन में। डिबेंचर होल्डर्स का भी हालत ख़राब है, कैसे, उनका हालत ख़राब नहीं है, मतलब कंपनी की हालत ख़राब है, कंपनी ने उनको कई दिनों से शायद इंटरेस्ट नहीं पे किया है, उनका शायद में भी रिडेम्पशन ड्यू हो गया, उनका पेमेंट नहीं कर पा रहा है। उनको मैं दिखा दे, देखो भाई हम लोग तो कटोरा लेके बैठे हैं, तुम लोग को उस दान में डालना है तो डाल दो, राइट। लिखें, डिबेंचर होल्डर्स agreed to forego part of their डिबेंचर होल्डर्स agreed to forego part of the, मत करो, 40%, डिबेंचर होल्डर्स agreed to forego 40% of their accrued interest of rupees 1 lakh on the condition that the balance amount be paid to them immediately. अरियर इंटरेस्ट, हमारा अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख है, एंड डिबेंचर्स क्या बोल रहे हैं, तो कितना छोड़ने को रेडी है, 40%, कि बैलेंस अमाउंट हमको अभी दे दो आप। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट जो अरियर में, वो तो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता है, वो एक्चुअल लायबिलिटी होता है। अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी, बट अक्रूड इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, वो तो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड होता ही है ना। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा डेबिट क्या होगा, अरियर इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट accrued debenture interest account debit 1 lakh टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हम लोग उनको, 60,000 टू, आगे बताइए क्या होगा, टू, बाकी 40,000 कहाँ जाएगा, परफेक्ट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। ये समझ में आ रहा है पूरा, यहाँ तक एक बार गो थ्रू हो जाओ फटाफट जहाँ तक किए आपने। नेक्स्ट लिखो, नंबर 9, $12 debentures of rupees 10 lakhs were agreed to be
converted into 13% debentures of rupees 8 lakhs. पहले कितने का था? 10 lakhs का था ना, ऑफ रुपीज 8 लाख. सो पहले डिबेंचर कितने का था? 12% का था. आई होप नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल. आप तो एंट्री पास कर सकते हो. क्या होगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितना रुपया? 10 लाख वाला पूरा ख़त्म करना पड़ेगा अपने को. 2 क्या हो जाएगा? 13% डिबेंचर्स. कितना रुपया? 8 लाख. 2 क्या हो जाएगा बताओ? कैपिटल रिडक्शन. कितना रुपया? 2 लाख. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. अब और किसी बिक मांगना है? क्रेडिटर्स. अब आओ नेक्स्ट क्रेडिटर्स. एक एक बिक देने वाले इस गेट से आ रहे, 10 से निकल जा रहे हैं. अब है क्रेडिटर्स. अब आप लोग आओ. बहुत दिन से पैसा मिल नहीं रहा है. या तो आप भी कुछ दान पेटी में डालो, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा. क्रेडिटर्स भी हो सकता है कुछ पैसा अपना वेव ऑफ कर दें. बहुत सिंपल सी बात है. वेव करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. अगर हम लोग उनको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाँ या ना? लिखो. सन्ड्री क्रेडिटर्स standing in the books. Sundry creditors standing in the books at rupees 10 lakhs agreed to forego 20% of their claims on the condition that the balance amount be paid to them, on the condition that the balance amount be paid to them in 4 installments within 1 year. Within 1 year. बताइए. पेमेंट का तो कोई एंट्री होगा ही नहीं अभी. हाँ या ना? वो तो 1 साल में 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है. कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है. तो खाली कंफ्यूज करने के लिए है. हाँ या ना? अभी थोड़ी पे कर रहे हैं आप. आप जब पेमेंट करेंगे तब क्रेडिटर्स टू बैंक होगा. अभी तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं. अभी तो वो लोग दान पेटी में डाल रहे हैं. कितना डाल रहे हैं वो लोग दान पेटी में? 20% तो कितना रुपया? 2 लाख रुपया. ले लो दान पेटी, पहले ले लो. देने के बाद में करेंगे ना यार. बोला तो साल भर में देना, देंगे. देने का तब सोचेंगे. अभी क्या एंट्री पास होगा? बताओ फटाफट. That's it. Sundry creditors account debit to capital reduction account. Sundry creditors account debit to capital reduction account 2 लाख. अब सुनो क्या होगा. ये जो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो इकट्ठा करते जा रहे हैं ना, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, हमने क्या बोला था? इसके पीछे पर्पस क्या है? इसको यूज़ किया जाएगा टू राइट ऑफ
द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या बताया था कि कंपनी जब ऑलरेडी लॉसेस में जा रहा होता है ना, तो एसेट्स कंपनी के हेवीली ओवर वैल्यूड होते हैं। एसेट्स का यहाँ बेसिकली मतलब है स्पेशली फिक्स एसेट्स। ओवर वैल्यूड होने का क्या मतलब है, कंपनी जो लॉस में जा रहा है तो विंडो ड्रेसिंग किया जाता है, अकाउंट्स को ज़बरदस्ती का कुछ हद तक अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। कैसे? डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इंटरनल ट्रांजैक्शन है। हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर में हम 20% चार्ज करते थे, उसके जगह हम 10% चार्ज करते हैं, किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है पिछले कई साल से हमारे एसेट्स ओवर वैल्यूड है, मतलब हमने अंडर डेप्रिशिएट करके, कम डेप्रिशिएशन चार्ज करके रखा है। तो अब जब हम लोग सब कुछ ठीक ठाक करने लगे हैं ना, इन सबको भी ठीक करेंगे। कैपिटल रिडक्शन में ये जो क्रेडिट बैलेंस इकट्ठा हो रहा है इसको यूज किया जाएगा। सबसे पहला काम तो टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। एंट्री क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, जो भी सम्स में बोला हुआ रहेगा। कंपनी ने जो डिसाइड किया है कि प्लांट एंड मशीनरी को इतना रुपये से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो ओवर वैल्यूड है, अब उसको सही पिक्चर में ले आएंगे। हो सकता है कि हमारे पास गुडविल पड़ा है बैलेंस शीट में, गुडविल का कोई ज़रूरत नहीं है, वो राइट ऑफ नहीं है, हम लोग अमोर्टाइजेशन नहीं किए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हो सकता है फर्नीचर ओवर वैल्यूड है, टू फर्नीचर, टू मोटर व्हीकल्स। जो जो एसेट को जितना रुपये से राइट ऑफ करने बोलेगा हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे। तो क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, जो बोलेगा। हाँ, हो सकता है कोई एसेट वैल्यू बढ़ाना हो, लैंड हमारे पास में जो अंडर वैल्यूड है, तो लैंड वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। जो भी डेबिट क्रेडिट करना हमारा किसके थ्रू होना है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू होना है। यूजुअली क्या होगा लास्ट में? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर मैच नहीं होता है ना, हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा, मतलब क्रेडिट ही ज़्यादा बचेगा, डेबिट तो कभी बचेगा ही नहीं। अगर क्रेडिट बैलेंस बच जा रहा है, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। द बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो नीचे एक नोट। द बैलेंस accumulated in the capital reduction account will be used for writing off the debit balance of PL account, the debit balance of statement of PL कर देना, debit balance of statement of PL, and also to write off the value of assets as decided by the management, as decided by the management, full stop. If any credit balance is left in the capital reduction account, if any credit balance is left in the capital reduction account, comma, it will be transferred to the capital reserve account. It will be transferred to the capital reserve account. So, आज वाले क्लास में कैपिटल रिडक्शन का बेसिक्स हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया. इट्स ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द एंटायर बेसिक्स. नाउ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर फर्दर क्लास ऑन कैपिटल रिडक्शन, जिसमें हम लोग शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट करेंगे एंड कंप्लीट सम्स को कैसे सॉल्व करना होता है, बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना होता है, सो दैट एग्जाम्स में आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल सके, सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मार्क्स on this chapter. I hope the basics were absolutely clear to you. If you like the video, do share with your friends and ask them to subscribe to the channel, and don't forget to press the like button. Thank you so much. Stay tuned to the channel for further updates.